मुख्यमंत्री अखिलेश के विमान में दंगों का आरोपी मौलाना क्यों? मुलायम सिंह ने आरोपी मौलाना से क्यों की मुलाकात? लाइव बातचीत। बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर और सपा प्रदेश सचिव असीम वकार के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने लगता है ठान लिया है कि वो मुसलमानों की हितैषी दिखने की कोशिश में कोई भी कदम उठाने से चूकेगी नहीं। फिर वो कदम उन्हें खुद गड्ढे में ले जाकर क्यों न पटक दे। दंगों पर कार्रवाई की आड़ में जो घिनौना खेल खेला जा रहा था वो सबके सामने आ गया। अब सद्भावना के नाम पर भी समाजवादी पार्टी की तिकड़म खुल गई है। सद्भावना का पाठ पढ़ाने के लिए जिस मुसलमान चेहरे को शाही मेहमान बनाकर बुलाया गया वो खुद कई संगीन आरोपों में घिरा हुआ है। साफ है कि मुलायम और अखिलेश की जुगलबंदी से जो सुर निकलकर सामने आ रहे हैं वो भले ही एक तबके को लुभावने लगे, लेकिन प्रदेश का बंटाधार करने में ये सुर कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फिर भी ना तो पिता मुलायम को फर्क पड़ता है और ना ही मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश के माथे पर तनिक भी शिकन आ रही है। पिछला M73 को बढ़ी मुलायम की टेंशन, दंगों के दागी से ले रहे सद्भावना की ट्यूशन, दागी की सद्भावना। उत्तर प्रदेश में 100 से ऊपर दंगे होने के बाद सपा ने सद्भावना समिति गठित की। एक पूरा हफ्ता सद्भावना के नाम कर दिया, लेकिन सद्भावना की सीख लेने के लिए विशेष विमान से दूसरे मेहमानों के साथ बुलाया गया मौलाना नजीर को। वही मौलाना नजीर जिन पर खुद कई संगीन आरोप लगे हैं। फिर क्या था? विपक्ष ने मौलाना की मौजूदगी पर सख्त ऐतराज जता दिया। चुनावी वैतरणी पार करने की ऐसी भी क्या हसरत कि अच्छा बुरा कुछ ना दिखे। सपा के मुखिया चुनाव की महाभारत में मानो आंखों वाले धृतराष्ट्र बन बैठे हैं। सही गलत कुछ भी नहीं देख रहे। रेत की तरह फिसलते एम फैक्टर ने मुखिया की नींद उड़ा रखी है। चुनाव सिर पर है और दरक रहा है मुस्लिम वोट बैंक। दंगों पर मरहम लगाने के लिए सद्भावना का बहाना अच्छा था, काम कर भी जाता, मगर मुस्लिम मोह आड़े आ गया। सद्भावना का पाठ पढ़ाने के लिए जिसे बुलाया उसने सपा की हिलती नींव में और धक्का लगा दिया। दंगे के आरोपियों को राज्य के अतिथि के रूप में बुलाकर सम्मान कर रही है और अन्य लोगों का उत्पीड़न कर रही है। जानसठ के मदरसा संचालक मौलाना नजीर को विशेष विमान से पूरे शाही अंदाज में खास मेहमानों के साथ बुलाया गया। भाई मेहमान हैं तो मेहमान नवाजी भी बुरी बात नहीं, लेकिन मौलाना नजीर तो वो हैं जिन पर निषेधाज्ञा के उल्लंघन, भीड़ जुटाने, सरकारी अधिकारी से हाथापाई करने और धार्मिक उन्माद भड़काने जैसे संगीन आरोप हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता के दो सिरमौर पिता पुत्र इन्हीं मौलाना से शांति और सद्भावना के गुण सीख रहे हैं। अगर एक तरफा कार्रवाइयाँ की गई, एक ही फिरके को आपने निशाना बना लिया और उसी पर जुल्म किया, उसी को गिरफ्तार किया, उसी पर मुकदमा कायम किए और दूसरे पर नहीं हुए या झूठे मुकदमात किए तो बदअमनी होनी है। सपा सुप्रीमो मुलायम और सरकार चला रहे अखिलेश यादव राजधर्म भूल गए हैं। तभी तो बस एक धर्म विशेष की डफली बजाकर वोटों की तान साधने की कोशिश कर रहे हैं। दंगों में हिस्सेदारी के आरोप तो आजम पर भी लगे। पार्टी के ही नेता राशिद सिद्दीकी भी सवालों के घेरे में हैं, लेकिन उनकी तरफ देखने की ना तो सरकार को फुर्सत है और ना ही चुनावी गणित की मजबूरी उन्हें देखने दे रही है। हालांकि कार्रवाई का भरोसा लगातार मिल रहा है। बात ऐसी आती है कि कोई निर्दोष है, किसी का अन्याय है, उस पर भी सरकार विचार करेगी, लेकिन जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है और होगी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर दंगों के दाग लेकर बीजेपी के दो विधायक सुरेश राणा और संगीत सोम रासुका का बोझ ढो रहे हैं। लेकिन अगर आप सपा के करीबी हों और उस पर सोने पर सुहागा मुस्लिम हो तो यूपी की सपा सरकार में
आपकी बल्ले बल्ले है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार दंगे के नामजद अभियुक्त यदि मुसलमान हैं तो उनको शांति का दूत मानती है? तब फिर इन्हीं धाराओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या विधायक रासुका में निरुद्ध क्यों? अखिलेश मुलायम का मुस्लिम मोह क्या रंग दिखाएगा, ये तो साइकिल पर दबे बटन की गिनती के बाद ही साफ होगा। लेकिन इस सारी कवायद में जिस तरह दोनों की छीछा लेदर हो रही है, रंग फीका रहने की ही संभावना ज्यादा दिखती है। आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, आप पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, मायावती जी की बहुत करीबी हैं और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैं शुरुआत वाजपेयी जी आपसे इस चर्चा की करूंगा। ये दागियों की सद्भावना क्या है? आप जिस मौलाना को बुलाते हैं उसके ऊपर दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने, सरकारी काम में हस्तक्षेप करने, सरकारी अधिकारियों से हाथापाई करने, निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने जितने संगीन आरोप लगे हैं, यही आरोप तो संगीत सोम के ऊपर लगे थे, यही आरोप तो सुरेश राणा के ऊपर लगे थे। वो दोनों रास्तों में अंदर गए और मौलाना साहब मुलायम के साथ बैठ के मलाई खा रहे हैं। ये खेल क्या है? निश्चित तौर पर मैंने भी यही प्रश्न उठाया है। हाँ। कि सरकार अगर ईमानदारी से इस सांप्रदायिक वैमनस्य को समाप्त करना चाहती है तो सरकार और प्रशासन को निष्पक्ष होना पड़ेगा और निष्पक्ष प्रशासन हो और दिखे भी और इसके बाद कार्रवाई करने के जो 14,000 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा है। मैं किसी बिरादरी या धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। 400 से ऊपर लोगों के ऊपर 302 और गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं। इनकी समीक्षा करने के बाद यदि कार्रवाई हो तो समझ में आता है। अब पुलिस 10 को थाने पे ले आएगी, 4 से पैसे मिल जाएंगे, छोड़ देगी, 6 को बुक कर देगी। ये 14,000 अज्ञात में खेल कितने दिन तक चलेगा और कितने लोग नपेंगे? और फिर वो जो अज्ञात भय से ग्रसित हैं वो शांति के सद्भाव के स्थापित करने में मददगार होंगे या शांति और सद्भाव बिगाड़ने के में लगेंगे? ठीक है, मेरा ये निवेदन है। इस सरकार ने तो अपना दोहरा चरित्र बेनकाब कर दिया कि उस मौलाना को चार्टर प्लेन से बुलाकर लाल रंग की गाड़ी से अमौसी से मुख्यमंत्री आवास तक लाना और लाकर उनसे बात करना। और जो बात अभी आपने कही है, यही प्रश्न दुनिया के सामने मैं उठा रहा हूं कि लगभग उन्हीं धाराओं में 2 विधायक रासुका में, ठीक है, और उन्हीं धाराओं के आरोपी मौलाना मुख्यमंत्री आवास में। ये कहां के शासन की धर्मनिरपेक्षता है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, मैं आपसे बात करूंगा। नसीमुद्दीन जी, मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। माना कि आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है सपा को कोसने का, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सपा हद से नीचे गिर चुकी है। भाजपा और बसपा के मुस्लिम नेताओं पर तो शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन खुद की पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जो कैबिनेट मंत्री भी हैं और राशिद सिद्दीकी जैसे नेताओं पर सपा सुप्रीमो मुलायम पड़े हुए हैं। उल्टे इन दोनों नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये ऐसी उलटवासी नसीम भाई क्यों? देखिए, इस संबंध में 27 तारीख को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और उनके साथ एक डेलीगेशन जिसमें मैं भी था, महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले हैं और इन्हीं सब कारणों को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति जी से उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अभी आपने जो प्रश्न किया है उससे मैं सहमत हूं। केवल आजम खान साहब और शाहिद सिद्दीकी ही नहीं, इसमें और लोग भी शामिल हैं, जैसे अमीर आलम साहब के साहबजादे साहब, एक कोई और सिद्दीकी साहब हैं। तो ये जो 2 तरीके के फैसले हैं, 2 रंगी चाल है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और मुजफ्फरनगर के
मामले में उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पूरी तरीके से फेल है। जी नसीमुद्दीन जी, ये कवाल गांव कि दंगों में, ठीक है कंट्रोल नसीमुद्दीन जी, कवाल गांव में जो छेड़छाड़ का मुख्य आरोपी था उसको मुख्यमंत्री जी बेचारा बताते हैं। जो सपा के एक बड़े कैबिनेट मंत्री हैं उन पर गंभीर आरोप लगे, स्टिंग ऑपरेशन में उनका नाम आया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी जांच के उन्हें क्लीन चिट दे दी। मुजफ्फरनगर में दंगा फैलाने के नामजद आरोपी और मदरसा संचालक मौलाना नजीर को शनिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने खास मेहमान बनाया और उन्हें अन्य नेताओं के साथ विशेष हवाई जहाज से लखनऊ ले जाया गया। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? अगर हां तो ये दोहरा मापदंड क्यों? समाजवादी पार्टी कितना नीचे और गिरेगी नसीम जी? मैं वही कहने जा रहा था कि एक तरफ तो आप जो बता रहे हैं ये हम मान रहे हैं कि ये हो रहा है, दूसरी तरफ लगभग 10,000 मुसलमानों के ऊपर शामली में जो लोग डर के कारण, दंगे के कारण, सुरक्षा के अभाव में आकर के कहीं भी अपने पॉलीथीन की पन्नी डाल करके अपने परिवार के साथ अपने सुरक्षा को लेकर के रह रहे हैं, उनके ऊपर भी इस सपा सरकार ने, मैंने टीवी चैनलों में देखा है, लोगों से बात हुई, वहां के लोगों से फोन पे बात हुई, लगभग 10,000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। तो एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ ये हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये समाजवादी सरकार प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है। लेकिन अब कौन नसीम भाई, जब समाचार प्लस सवाल पूछता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बारे में हमें ये पता चला मौलाना नजीर के बारे में कि जानसठ के मदरसा संचालक मौलाना नजीर हैं और उनसे मुलाकात करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने में सहयोग और सुझाव मांगे गए। ये लो जी नसीम भाई, गजब अंधेरगर्दी हो गई है। तो जिस मुलजिम के खिलाफ निषेधाज्ञा के उल्लंघन, भीड़ जुटाने, सरकारी अधिकारी से हाथापाई करने, धार्मिक उन्माद भड़काने जैसे संगीन आरोप लगे हों, उस ज्ञानी पुरुष से मुख्यमंत्री यादव जी, अखिलेश यादव जी और उनके पिता माननीय मुलायम सिंह साहब शांति व्यवस्था बनाए रखने के गुर सीख रहे हैं। क्या ये सरकार वैचारिक दिवालिया हो गई क्या नसीम भाई? देखिए, जिस सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हों, अब मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या मांगा, सहयोग मांगा, सलाह मांगा, क्या मांगा, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपकी बात को अगर मान लूं, मैं मान रहा हूं, आप गलत थोड़ी बता रहे होंगे, आपके पास कुछ आधार हैं, कुछ प्रमाण होंगे। लेकिन जिस सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हों तो उसके तो फैसले ऐसे ही होते हैं। अब सवाल ये उठता है 4.5 मुख्यमंत्री कौन है? सुपर चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जी, इसके बाद दूसरे चीफ मिनिस्टर श्री राम गोपाल यादव जी, इसके बाद तीसरे चीफ मिनिस्टर श्री शिवपाल यादव जी, चौथे चीफ मिनिस्टर खान साहब, समझ गए होंगे मेरे खान साहब का कहने का मतलब, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्यों उनको हीरो बनाऊं जी। और जब ये 4 मुख्यमंत्री तथाकथित, अघोषित, असली मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो बेचारे हो जाते हैं और वो पूरे से आधे हो जाते हैं। तो इस तरीके से जिस प्रदेश की सरकार 4 मुख्यमंत्रियों के कंधे पे वाजपेयी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। भार हो तो उससे क्या होगी? मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की इस बात से तो सहमत हूं, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूं नसीमुद्दीन जी से मैं, कि क्या परिस्थितियां थी कि बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, आपको बीच में रोकता हूं, हमारे साथ एक और मेहमान वाजपेयी जी आप ही के बाजू में बैठ गए हैं, भाई प्रदीप माथुर साहब आ गए हैं। अगर मैं उनका स्वागत न करूं तो ये धृष्टता हो जाएगी और जो समाचार प्रेस पर हमारी अतिथि देवो भवा की जो परंपरा का हम निर्वहन करते हैं अमिताभ जी के शिष्यत्व में, उस परंपरा में भी एक बाधा उत्पन्न होगी। अमिताभ जी, मैं चाहूंगा कि आप जरा एक रिएक्शन दें इसमें, तब तक माथुर साहब बैठ जाएंगे। देखिए, मैं इसमें इस पूरे प्रसंग को हिंदू मुस्लिम से अलग हटके देखता हूं। शासन के लिए यह विषय ही नहीं होना चाहिए कि पीड़ित हिंदू है या मुस्लिम है, या अपराध करने वाला हिंदू है या मुस्लिम है। शासन का इससे क्या लेना देना? शासन कोई पंडित मौलाना पुरोहित है क्या कि उसको संस्कार कराना है किसी आदमी का? शासन का ताल्लुक इतना होना चाहिए कि पीड़ित है उसकी मदद हो और जो अपराधी है वो जेल में जाए। ठीक है। इतने बड़े दंगे में
हजारों लोगों की भूमिका रही, तमाम राजनेताओं की भूमिका रही। 6, 7, 8 राजनेताओं के तो हमने टेप सुनाए, जिसमें प्रदीप भाई की पार्टी के भी एक आध स्वनामधन्य लोग थे, नसीम भाई की पार्टी के भी एक आध बहादुर लोग थे, लक्ष्मीकांत जी की पार्टी के भी बहादुर लोग थे। एक से एक बढ़ के पृथ्वीराज चौहान ललकार रहे थे भीड़ को कि आज मारेंगे, मर जाएंगे, तलवार निकाल रहे थे। पकड़े गए गरीब दो ही, संगीत सोम को बंद कर दिया और राणा को बंद कर दिया रासुका लगा के। बाकी लोग कहां हैं? एक ही जुर्म के मुजरिम, एक ही जुर्म में आरोपी। कुछ पर धाराएं नहीं लगी, फ्री छूट गए, कुछ पर धाराएं लगी तो ऐसी धाराएं लगी जिनमें जमानत हो जाए, और दो पर आपने रासुका लगा दी। भाई प्रदीप माथुर जी की पार्टी से मोहब्बत क्यों? नसीमुद्दीन जी की पार्टी से मोहब्बत क्यों? फिर संगीत सोम का ही गुनाह क्यों? इस मौलाना को, बाबा को, जिसको आप पकड़ कर ले गए जहाज में बैठाल कर, ये तो खुद उसका आरोपी है दंगा फैलाने का। आज हम मजाक है इस देश में भाई। प्रदीप माथुर साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, एक बात मैं और कहूंगा तुल, फिर प्रदीप जी बोले। जी, आपने संगीत सोम की पत्नी को भी फंसा दिया। संगीत सोम की पत्नी तो दंगा फैलाने में थी नहीं, वो जहां दंगा हुआ वहां से फीते से नाप के 100 किलोमीटर दूर पर थी लेडी। सरकार ने उसको भी नेम्ड करवा दिया। बोले भाई ये भी शामिल है। क्या क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हिंसा बढ़ाना चाहते हैं वहां? संगीत सोम की जमानत के लिए 2 लोग गए, जमानत के पर्चे दाखिल हुए, उन पर इतना दबाव बना दिया गया कि जमानतदार भाग गए डर के मारे। आप संवैधानिक अधिकार से भी वंचित कर देंगे लोगों को। नपना एक क्यों नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता साध्वी प्राची है या मौलाना नजीर है, मेरे लिए दोनों बराबर दोषी। माथुर साहब, जिसने भी दंगा भड़काया वो जेल जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पिक एंड चूज नहीं होगा। जी माथुर साहब, ये पिक एंड चूज क्यों हो रहा है? देखिए, मैं तो इस बात का हिमायती हूं कि जो लोग दंगे में शामिल हैं या थे, उनको दंड दिया जाना चाहिए, और जो लोग दंगे में निर्दोष हैं, जिनका कोई योगदान नहीं है, उनको उससे वंचित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार जो रिकॉर्डिंग हुई है और जो भी इनकी शासन तंत्र ने जो रिकॉर्डिंग करी है, उनको एनालाइज कराए, उनको दिखवाए और उस हिसाब से कार्रवाई करे। ये विंडिक्टिव बिहेवियर ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन माथुर साहब, आपकी पार्टी पर उनकी नजर मुलायम है, नसीमुद्दीन जी की पार्टी पर भी मुलायम है। सबसे ज्यादा जो घात प्रतिघात है वो तो वाजपेयी जी की पार्टी झेल रही है। ये नहीं, शासन का ये दायित्व तो नहीं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार पार्टी कार्यालय तक सीमित होती है। हाँ। उसके बाद सरकार किसी पार्टी की नहीं रहती। ठीक बात है। सरकार प्रदेश की होती है। जो उसने भाजपा को वोट दिया गुनाह किया, जिसने राहुल गांधी को नेता माना उसने गुनाह किया, जिसने मायावती को नेता माना उसने गुनाह किया क्या? ये नाजीवाद है, ये फांसीवाद है। आज तक ऐसी बात नहीं कही गई होगी। वाजपेयी जी की पार्टी पर ही फांसीवाद, नाजीवाद के आरोप लगते हैं। हाँ। लेकिन सही नाजीवाद ये है। हाँ। सही फांसीवाद ये है। नसीमुद्दीन जी, जो दफाएं मौलाना नजीर पर तामील हुई हैं, वही धाराएं आपकी पार्टी बसपा के सांसद कादिर राणा और विधायक नूर सलीम राणा पर लगाई गई। इन्हीं धाराओं में भाजपा के 2 विधायकों सुरेश राणा और संगीत सोम पर रासुका ठोंक दिया गया। लेकिन जो भी दादी चाहे, वो बाबू सिंह कुशवाहा का परिवार ही क्यों ना हो, अगर दादी सपा के साथ आ गया तो क्या वो गंगा नहाया हुआ माना जाता है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या, यह माना जाए? नसीम भाई, देखने में तो यही आया है। अब गंगा जल से पवित्र कुछ और होता तो मैं उसका नाम ले देता। फिलहाल अब वो सपा में आने के बाद मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे, किन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं। आपके शब्द को प्रयोग कर लेता हूं। गंगा नहाए तो हो ही जाते हैं। वाजपेयी जी, कोई साफ रिएक्शन किसी भी दल की तरफ से नहीं आ रही। और माथुर साहब, मैं तो कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल यूं करके लगाता हूं कि भाई, केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्या जरूरत थी ये आंकड़े जारी करने की कि दंगों में कितने हिंदू मरे और कितने मुसलमान मरे? क्या आप लोग आग में घी डालने का काम करते हैं, करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं को एक तरफ किया? तो आप ये आंकड़े बता दो। अतुल, मैं कहूं फिर वाजपेयी, फिर माथुर साहब रिस्पॉन्ड करें। हाँ। इस ढंग के आंकड़े
मैंने जितना जीवन खुद देखा 25 बरस वो और इतिहास पढ़ा भारत का वो जवाहरलाल जी से आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसे आंकड़े कभी नहीं आए। अरे हमने तो 47 में भी ये आंकड़ा नहीं रखा जब ट्रेन की ट्रेन भर के आ रही थी लाशों से। दूसरी बात, जब जब ऐसे आंकड़े जारी होते हैं तो हिंसा भड़कती है, हिंसा के लिए उचित माहौल बनता है, और जब जब आज की सरकार जैसी सरकार पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है वह दंगे के लिए पेट्रोल और माचिस दोनों उपलब्ध कराती है। माथुर जी, देखिए उसके पीछे कोई नियत खराबी नहीं है। यदि आंकड़े दिए भी गए हैं तो लोगों को पेसिफाई करने के लिए दिए गए हैं, आग में घी डालने के काम के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी वो कम अकल वाली थी। अब माथुर साहब नहीं, वाजपेयी जी एक मिनट, माथुर साहब वर्गों के बताए गए। माथुर साहब, अगर आप ये कहते हो कहीं कि भाई यहाँ 10 मुसलमान मरे और 40 हिंदू मरे, तो आप हिंदुओं को प्रवोक करते हो कि भाई तुम भी संख्या बराबर करो। प्रवोकिंग की बात नहीं है, हमारा काम तो आग में घी डालने का नहीं है। तो ये आंकड़े क्यों दिए जो जवाहरलाल जी ने नहीं दिए? माथुर साहब, ये आंकड़े जवाहरलाल जी ने नहीं दिए, इंदिरा गांधी 14 वर्ष शासन कर गए, उन्होंने नहीं दिए, राजीव जी ने नहीं, सरकार ने नहीं दिए, नरसिंह राव की सरकार, ये सब कमकल वाले थे। मनमोहन सिंह जी को बोधत्व प्राप्त हुआ, वही केवल प्रतिपक्ष के पीछे नीचे बैठकर गौतम बुद्ध हो गए। ऐसी मंशा नहीं है। जो दंगाई होता है, और ये तो मंशा क्या, मंशा बता दीजिए ना माथुर साहब। दंगाई होता है, उसकी कोई माथुर साहब, हमारे 20 करोड़ दर्शकों को मंशा बता दीजिए कि हिंदू कितने मरे, मुसलमान कितने मरे, बताने की अलग अलग जरूरत क्या थी? ऐसी कोई नियत नहीं है। ऐसी कोई नियत क्या है वो बता दीजिए ना माथुर साहब। कि राजनीति इसमें नहीं की जा रही, और दूध का दूध पानी का पानी करने की बात है, और स्थिति वहां इसी तरह की हो गई है मुजफ्फरनगर। प्रदीप भाई, इतना बड़ा दंगा पूरी दुनिया में मैसेज क्या जा रहा है कि ये दंगा केवल 2 लोगों ने करा दिया, जिसमें सैकड़ों लोग तबाह हो गए, हजारों लोग तबाह हो गए, और 50, 60, 70 लोग शहीद हो गए। 2 लोगों ने, सोम और राणा। ऐसे कार्रवाई होगी, ऐसे शासन चलेगा, ऐसे सद्भाव आएगा? सद्भाव तब आएगा जब सही अपराधी समान रूप से दंडित होंगे, सभी अपराधी। पार्टियां देख के अपराधी तय होंगे। और मैं अज्ञात के खेल के हमेशा खिलाफ हूं। अभी जो वाजपेयी जी ने कहा, मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा है, अज्ञात में मुकदमा लिख के पुलिस अपने हाथ में वसूली का चेक ले लेती है, चाहे जिसको अज्ञात में ज्ञात कर देती है। अजब ड्रामा है भाई। ये अज्ञात क्या होता है? जो ज्ञात हमने चलाई सीडी, हमने बताए चेहरे, आवाज सुनवाई, उनको तो आपने बंद नहीं किया। वेल नोन फेस है, सबके पास सरकारी सिक्योरिटी है, वो आपको मिल नहीं रहे, और 14,000 लोग अज्ञात में लेके आप घूम रहे हैं। वाजपेयी जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। मेरा ये कहना है कि अज्ञात वाली बात तो मैं पहले कह चुका, लेकिन अभी आपने आंकड़े प्रकाशित करने वाली बात कही है, वो तो गलत है ही है। किसी भी तरीके से सांप्रदायिक संवेदनशीलता की दृष्टि से बहुत अपराध का काम है। एक बात और कहना चाहता हूं, कल भारत सरकार के गृह मंत्री शिंदे जी ने परिपत्र सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को जारी किया। मुलायम सिंह जी के पक्ष में चल रहे हैं शिंदे साहब। अल्पसंख्यकों को बंद करते समय विशेष ध्यान रखे और उनको न बंद करे। नहीं, गद्दा तकिया एयर कंडीशन लगाया जाए ना, मुसलमान लोगों को अगर बंद किया जाए तो गद्दा तकिया एयर कंडीशन लगाया जाए। दूसरी बात, मैं अपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से पूछना चाहता हूं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की क्या मजबूरी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विधानसभा में स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए विधानसभा की समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। कौन सा ऐसा समझौता मेज के नीचे हुआ है? अन्यथा तो मालूम है, किसी चैनल में कोई समाचार प्रकाशित हो, किसी अखबार में समाचार प्रकाशित हो, प्रेस काउंसिल उसका उपयुक्त स्थान है। लेकिन आजम खां जी को बचाने के लिए या सपा के सरकार के लोगों को बचाने के लिए स्वामी प्रसाद जी ने किस नियत से प्रस्ताव रखा, ये उत्तर अभी तक मैं नहीं खोज पा रहा हूं। जी, नसीमुद्दीन जी से कहूंगा कि कम से कम बहन मायावती जी को बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बचाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कैसा बड़ा कृत्य किया विधानसभा में। वाजपेयी जी, आप स्वामी प्रसाद जी की कुर्सी क्यों खाना चाहती हैं? कहीं गलती से बहन जी देख लेंगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। नसीमुद्दीन जी, इस सवाल को मैं थोड़ा सा और लार्जर कैनवास में पूछता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में अभी तक रजिस्टर्ड 108 दंगे हो चुके हैं। यादवों और मुसलमानों के तुष्टीकरण में मुलायम सिंह जी आकंठ डूबे हुए हैं। आखिर ये अंधेरगर्दी क्यों?
क्या बहन मायावती जी ने अपनी सरकार और पार्टी में शामिल दागियों के खिलाफ कार्रवाई करके जो कड़ा संदेश दिया था, वैसा ही उदाहरण अब मुलायम सिंह जी को नसीम भाई पेश नहीं करना चाहिए? मौर्य साहब की बात बाद में आऊंगा, पहले इसका जवाब दीजिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। देखिए, जहां तक तुष्टीकरण की बात है तो मैं उसमें बाद में आता हूं। हाँ। लेकिन जहां तक बहन कुमारी मायावती जी ने जो करके दिखाया, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा श्री मुलायम सिंह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि सरकार कैसे चलाई जाती है, प्रशासन को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाता है, उनको बहन कुमारी मायावती जी से सीखना चाहिए। और जहां तक मुसलमानों के तुष्टीकरण का सवाल है, आप अगर 2012 के विधानसभा के आम चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में बहुत से वादे मुसलमानों के लिए भी किए थे। उदाहरण के लिए एक वादा किया था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी तो मुसलमानों को 18.5% सरकारी नौकरियों में, संस्थाओं में, विद्यालयों में इत्यादि जगहों पर वो आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे। जबकि किसी भी प्रदेश सरकार को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का कोटा फिक्स करने का अधिकार है ही नहीं। ये तो अगर मामला है तो भारत सरकार का है, पार्लियामेंट का है, संविधान में संशोधन का है, भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मामला है। तो मृतक कितने दंगों में वो गिनती करा रही है नसीम भाई? तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को पहले ही धोखा दिया। हाँ। तुष्टीकरण क्या कहूं, धोखा दिया। अब उसकी भरपाई के लिए चाहे जो कर लें, हाँ। मुलायम सिंह यादव को और श्री मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को, बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी को मुसलमान अच्छी तरीके से समझ गया है। समय आने पर मुसलमान और मुसलमानों के साथ साथ सर्व समाज के लोग हाँ। इस समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगे। नहीं, वो ठीक है, वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन नसीम भाई, चाहे जमीयते उलेमा हिंद हो या दूसरी मुकद्दस तंजीमें हो, सभी ने मौलाना मुलायम को मुसलमानों का धोखेबाज करार दिया। मौलाना महमूद मदनी और अरशद मदनी ने तो अमिताभ जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को टॉयलेट टिश्यू पेपर समझते हैं मुलायम सिंह जी। इस पर मुझे एक शेर भी उन्होंने सुनाया, यह कहा कि उम्र सारी कट गई इश्के बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? ये तो रंग ढंग है। मैं तो इस पे शेर के जरिए ही कहूंगा कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, तो 2 तो चौपट कर दिया तुमने प्रदेश को, और जो 2 बचे हैं अब कहे का इंतजार है भाई? क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुस्लिम तंजीम नहीं, संपूर्ण मुसलमान और मुसलमान के साथ साथ सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी की सरकार को कोस रहे हैं और एक मौका के तलाश में हैं कि कब मौका मिले और ये सरकार कितनी जल्दी इस प्रदेश से हटाई जा सके। ठीक है, और फिर मैं वो वही कहूंगा। ठीक है अमिताभ जी, यहां पर साफ साफ बात कोई करने को तैयार नहीं है, साफ साफ बात नाम लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं। असीम वकार साहब को आना था समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करने, आज वो भी नहीं आए। वकार साहब क्या बोलेंगे? मैं तो मूल बात पर टिकता हूं, बाकी तो चीजें भाषण का विषय है, राजनीतिक संभाषण के विषय है। मूल प्रश्न ये है, इतना बड़ा दंगा हुआ, हाँ। शासन निष्पक्ष क्यों नहीं दिखा? मूल प्रश्न ये है। आजम खान साहब का नाम आता है, फिर मैं मूल बात पर आता हूं। मैं पत्ते नहीं गिनता, मैं जड़ पर बात करना चाहता हूं। आजम खान जिस दिन दंगा हुआ उससे 4 दिन पहले उनकी और मुख्यमंत्री की बात हुई। मैंने खबर चलाई थी और उन्होंने कहा कि वहां एहतियातन कर्फ्यू लगना चाहिए, वहां डीजीपी को स्थायी रूप से रोको। गलत बात बोली थी, क्यों नहीं मानी आपने? दंगा हो गया, आपने अधिकारियों के साथ व्यवहार करने में पारदर्शिता नहीं बरती। शामली और मुजफ्फरनगर के एसएसपी को 2 तराजू में तौल दिया, आपने अपराधियों को अलग अलग तराजू में तौल दिया। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, जिनके भाषण मैंने सुने उनको मैं क्लीन चिट कैसे दे सकता हूं, लेकिन वो सब लोग एक ही कटघरे में क्यों नहीं? ये मूल प्रश्न है मेरा।
संगीत सोम पर और राणा पर ही अकेले रासुका क्यों? अब मैं फिर कहूंगा, जो सरकारें यह पाप करेंगी वो सरकारें समाज में विद्वेष की बिस्मिल बोएंगी। जी, और प्रदीप माथुर साहब, कमोवेश आपकी कांग्रेस पार्टी भी इस विष के बीजों को बोने में बराबर की हिस्सेदार है। अच्छा हाले शिंदे साहब ने ऐसी चिट्ठी लिख दी, जो चिट्ठी माथुर साहब, शिंदे साहब को समझाइए, इसी कुर्सी पर वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं, इसी कुर्सी पर क्या गजब ढा रहे हैं। ये पुलिस में दरोगा थे शिंदे साहब, पहले हेड कांस्टेबल। ये क्या गजब ढा रहे हैं, ये वल्लभ भाई पटेल की कुर्सी रही है। भारत का गृह मंत्री लिखे कि इस जात के लोगों का ख्याल रखो, उस मजहब के लोगों का ख्याल रखो। भारत की सरकार सबका ख्याल क्यों नहीं रखे? सबका ख्याल रखना बुरा है क्या? माथुर जी बोलिए। देखिए, बात यह है कि यदि मुस्लिम्स के बारे में कोई बात कही जाती है, कोई समर्थन की बात कही जाती है, तो उसे तत्काल तुष्टिकरण का नाम दे दिया जाता है, जो कि सर्वथा गलत है। इस तरह के जब मुजफ्फरनगर में हम लोग भी गए थे, हम सभी कैंप्स में गए थे, हम कवाल गांव में भी गए थे, हम मलिकपुर में भी गए थे, तमाम मुस्लिम खेमों में। चलिए, आप लोग वहां गए थे, इसी पे मैं सवाल पूछता हूँ। राहुल जी वहां गए, सोनिया जी वहां गई, आप लोग वहां गए नहीं, लेकिन राजनाथ जी को क्यों रोक दिया गया? वाजपेयी जी को क्यों रोक दिया गया? भाई आप लोग भी तो विपक्ष में हो, तो कांग्रेसियों के लिए अलग नियम, सपा समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए अलग नियम, भाजपाइयों के लिए अलग नियम। बोलना चाहता हूँ, ऐसा है भाई साहब, ये हमें अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी किस हैसियत से कहीं प्रधानमंत्री जा सकते थे, मुख्यमंत्री जा सकते थे? राहुल गांधी और सोनिया गांधी हेलीपैड पर रोके जाने चाहिए थे। हाँ। और फिर अत्यंत सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति राहुल गांधी जी और उनके पास वसी गांव का बादल नाम का व्यक्ति, जो नाम जो अभियुक्त था, वो उनके साथ खड़ा था। हाँ। उनकी सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर सकता था। क्या कारण था उनके साथ वो खड़ा था? वाजपेयी जी, इसका जवाब किसी के पास है क्या? और फिर मैं बात कहना चाहता हूँ, आप लोग नहीं जाएंगे और राष्ट्रीय विपक्षी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी नहीं जा पाएंगे। हमारे रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल नहीं जा पाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जाना चाहेगा तो रोका जाएगा, 2-2 बार देश बदल के जाना पड़ेगा और सर्किट हाउस पहुंच के अधिकारियों को बुलाना पड़ेगा। हम लोगों को रोका गया, ये क्यों? लोगों ने मेरठ का रास्ता जाम किया। अरे आपको रोका गया, आपका नेता तो वसी गांव के बादल को लेकर खड़ा था राहुल गांधी। वाजपेयी जी वसी का आदमी वैसे ही खड़ा हुआ होगा। वाजपेयी जी, माथुर साहब, नाम लेगा है। अरे उन्हें क्या पता राहुल गांधी? माथुर साहब, राम प्रदीप भाई, वो वैसे ही खड़े होंगे। प्रदीप भाई, आप इसी तरह आरोप लगाते हैं। प्रदीप भाई, विषय ये नहीं है, विषय ही नहीं है किसको रोका किसको नहीं रोका, पुलिस दरोगा ने क्या किया, छोड़ दीजिए। मूल प्रश्न ये है कि सरकार की ईमानदारी क्यों नहीं दिखे, राजा का न्याय संदेह से परे क्यों नहीं हो। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा, यही नियम मेरा सुशील शिंदे पर लागू, यही नियम मेरा उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर है। मेरी कसौटी बदलती नहीं, किसी पार्टी की सरकार हो। वाजपेयी जी मुख्यमंत्री होते तो भी यही बोलता जो अखिलेश जी पर बोल रहा हूं, इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती तो भी यही बोलता, और अटल बिहारी वाजपेयी होते तो भी यही बोलता कि ये चिट्ठी लिखना ठीक नहीं। भारत की सरकार ये क्यों नहीं कहे सभी जिला अधिकारी और पुलिस कप्तानों से हिंदुस्तान के कि हिंदुस्तान के हर नागरिक की सुरक्षा का ख्याल रखो। संविधान में अगर आपकी आस्था है तो उस आस्था का प्रमाण मिलना चाहिए। इस देश का हर नागरिक समान क्यों नहीं हो? और कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, ये बताने की जरूरत क्यों? माथुर साहब, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने कहा आप दूसरे चश्मे से देख रहे हैं। अरे आप मेरा चश्मा बदल दीजिए, मुझे समझा दीजिए, मैं अपने 20 करोड़ दर्शकों को समझा दूंगा। और एक प्रदीप जी आपको याद दिलाऊं, जिस वक्त जवाहरलाल जी हिंदू कोर्ट बिल लेकर आए थे, हालांकि कोर्ट बिल तैयार अंबेडकर ने किया था, फिर उनका मतभेद हो गया, इस्तीफा देके वो चले गए। उस दिन मालूम है जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में क्या कहा था? आप उसको याद नहीं करना चाहते। आप कहेंगे तो मैं जवाहरलाल जी के भाषण की अधिकृत प्रति आपके मेल पर भिजवा दूंगा, स्कैन करवा के, लोकसभा के सचिवालय से निकलवाकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति ने कहा था, उससे बड़ा नेता कांग्रेस ने पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आज समान नागरिक आचार संहिता इस देश की जरूरत है, और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि समय पर मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा इसी सदन में। कहां गया वो वादा? कहां गया वो वादा जो जवाहरलाल ने इस देश के सबसे बड़ी पंचायत में किया था?
इसलिए कहता हूं हिंदू और मुसलमान को बांटिए नहीं। बांटने का काम खराब है, इसीलिए कमाल सुलगता है जी, इसीलिए भिवंडी सुलगती है, इसीलिए शामली सुलगती है, इसीलिए मुंबई सुलगती है। जी माथुर साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, हमने, हमारी पार्टी ने या हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जहां हिंदू मुसलमानों को बांटा जाए। हाँ। हम लोग जब पहली बार गए थे तो हमें रोका गया था। अरे भाई माथुर जी मेरा सवाल बड़ा सीधा है, कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, ये बताने की जरूरत क्यों थी केंद्रीय गृह मंत्रालय को? इस तरह की नियत नहीं थी, किसी को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी। यदि हिंदू मरा है तो हिंदू का नाम दिया गया, यदि मुसलमान मरा है तो मुसलमान। आजादी के 66 वर्षों जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने भी कांग्रेस की सरकारें बनी, क्या सारे लोग कम बुद्ध थे? माथुर साहब, जिंदा की जनगणना में तो धर्म लिखा जाता है, ये मरने की जनगणना करा रहे हैं क्या सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं करा रहे। तो फिर क्यों दिया? बिल्कुल नहीं करा। और आपने उस समय पर ये उत्तर दिया जिस समय मुजफ्फरनगर चल रहा था। उत्तर का समय देखिए। झगड़ा है, मुस्लिम वोट किसको मिले, कितने परसेंट मिले, उसका झगड़ा है इनका, और कोई झगड़ा नहीं है। माथुर साहब पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। जो आजादी के 66 वर्षों के बाद आज तक कभी नहीं हुआ, वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया। कांग्रेस पार्टी को, केंद्रीय गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए। हंगामा कराते, पकड़ लो, फिर वोटों की माथुर साहब, प्रदीप माथुर साहब, केंद्रीय गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए और अपने ये आंकड़े वापस लेने चाहिए। ये देश को बांटने वाले आंकड़े हैं। 3 महीने से सुलझा रखा था, आप निकलवा लीजिए मामला। मुजफ्फरनगर 3 महीने से 4 दंगे, 32 जिलों में 53 दंगे, और कांग्रेस सपा की बैसाखी पर टिकी सरकार, इनकी हिम्मत नहीं है के खिलाफ। नहीं, माथुर साहब, वाजपेयी जी, चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है, माथुर साहब, केंद्रीय गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए और इन आंकड़ों को वापस लेना चाहिए। किलोमीटर दूर गांव में ऐसा बवाल कैसे हो गया? माथुर साहब, पंचायतें क्यों करी? प्रदीप माथुर जी, केंद्रीय गृह मंत्री को इन शर्मनाक आंकड़ों को प्रस्तुत करने के बाद अब शर्म आनी चाहिए, इन आंकड़ों को वापस लेना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये हिंदू और मुसलमानों को बांटने वाले आंकड़े हैं। जो लोग नियत बताइए, कौन सी नियत से किया, कौन सी नियत से किया, क्या जरूरत थी फिर? नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ा? दंगा तो आपने करा ही दिया था। वाह माथुर साहब, आपके पास जवाब नहीं है। माथुर साहब बुंदेलखंड में एक बात कहते हैं, कानी आपन टेंट ना निहारे, दूसरन का पल पल झांके। टेंट यानी आंखें। जो कानी महिला होती ना हमारे बुंदेलखंड में, वो अपना कानापन नहीं देखती और दूसरे को काना और महंगा बताती है। ये काम आप कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। तो आप समझाइए ना, आप समझाइए केंद्रीय गृह मंत्री की और कांग्रेस पार्टी की नियत क्या थी? नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्री की ये नियत नहीं रही है। इनकी धर्मनिरपेक्षता है कि मुस्लिमों को खिलाफ पुलिस चौकियों में न पकड़ा जाए, ये आदेश केंद्रीय गृह मंत्री जारी करेगा। ये इनकी धर्मनिरपेक्षता है कि राहुल गांधी के बराबर में बस्ती गांव का बाबर खड़ा होगा। चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। एक आखिरी सवाल मैं नसीम भाई से पूछूंगा, क्योंकि नसीम भाई ने आज ये कहा कि उन्हें बोलने का पूरा मौका दिया जाए, इसलिए आज हमने उनको इस चर्चा में पहली बार लाइव बैठाया। नसीम भाई, आखिरी सवाल आपके लिए। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जो हलफनामे दायर हुए, उनमें सबसे ज्यादा 46% दागी जनप्रतिनिधि सपा में शामिल हैं। अखिलेश सरकार जब बनी तब 11 दागियों को मंत्री बनाया गया था। अभी भी कई दागी लाल बत्ती का सुख भोग रहे हैं। नसीम भाई, कोई मंत्री बलात्कारी है, कोई 18 साल की लड़की को चूजा बताते हुए रंगरेलियां मनाने की इच्छा जताता है, तो कोई विधायक गोवा में अय्याशी करते पकड़ा जाता है। यादव परिवार के सभी वयस्कों को लाल बत्तियां बांट दी गई। क्या ये असली समाजवाद है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब? देखिए, आप वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गोवा में रंगरेलियां मनाते विधायक पकड़े गए, मंत्री लोग लड़कियों को चूजा बताते हैं। भाई, हम तो कहना तो दूर रहा, कहने के लिए सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। इसका सिर्फ एक लाइन में अर्थ है, एक लाइन में मैं जवाब दे रहा हूं। क्या है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। वाजपेयी जी, 30 सेकंड्स फॉर यू, फाइनल कमेंट। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने निष्पक्ष रवैया न अपनाकर एक तरफा उत्पीड़न का जो काम किया है, उससे शांति सद्भाव आने की संभावना नहीं है। हाँ।
और अभी भी जितने नामजद अभियुक्त और जितने अज्ञात हैं इनको रोक लगाकर विस्तृत जांच करने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए, मेरी मांग है। ठीक है। और राशिद सिद्दीकी के विरुद्ध एफआईआर में नाम लाएं। ठीक है। कादिर राणा को गिरफ्तार करें। ठीक है। ये जब तक नहीं करेंगे और संगीत सोम को और सुरेश राणा को सरकार अगर सद्भावना चाहती तो रिहा करे, नहीं उन्हीं धाराओं में बाकी लोगों को भी लाशकाओं में भेजे प्रदीप और माथुर आजम का फाइनल खान कमेंट साहब 30 को भी सेकंड। बर्खास्त करे और अव्वल तो समाजवादी पार्टी की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। माथुर जी, समाजवादी पार्टी की लापरवाही से ये दंगा हुआ। हाँ। और बाकी बची कुछ आग इन लोगों ने लगाई और आप लोगों ने कुछ किया नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं है, क्यों नहीं है? तो सामर्थ्य नहीं है, क्यों नहीं सामर्थ्य है? ये तो खाली बयानबाज है, बयानबाज। आप दंगा कराते हैं फिर सत्ता में आने की बात करते हैं। अमिताभ संपादक माथुर साहब, मैंने समाजवादी पार्टी के यादव परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य से कहा, उन्होंने भी आपकी बात हमसे कही कि ये बीजेपी वाले 14 तक मानेंगे नहीं। मैंने कहा चलो आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। हालांकि दंगा कराने में रुचि तो सारी पार्टियों के नेताओं ने दिखाई। मेरे पास तो सीडी है, कोई पार्टी नाम लो, मैं उसका चेहरा दिखा दूंगा आपको सीडी में, बोलते हुए, तलवार लहराते हुए। इसलिए सब बराबर के दोषी हो, सब निर्वस्त्र थे उस हमाम में। ये मत मुझे बताओ कि मैं कपड़े पहने हूं। सबने एक ही भाषा बोली है, मारो काटो मारो काटो। किसी ने हिंदुओं को ललकारा और किसी ने मुस्लिमों को ललकारा। ललकारा तो सबने। तो मेरा मूल प्रश्न ये है कि अगर ये दंगा भड़का भी रहे हैं तो हुकूमत क्या कर रही है? दिल्ली की हुकूमत क्या कर रही है और लखनऊ की हुकूमत क्या कर रही है? क्या उसको इसलिए वोट देके हमने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की चाबी सौंपी, उत्तर प्रदेश सौंप दिया? क्या आप ताली बजाइए बैठकर वहां देखिए और भाषण दीजिए कि भाजपा दंगा भड़का रही? एक प्रश्न। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा प्रश्न, जो बात कभी नेहरू ने नहीं की, इंदिरा ने नहीं की, राजीव नरसिंह राव ने नहीं की, वो काम आपके गृह मंत्री कर रहे हैं। सरदार पटेल की कुर्सी को कलंकित करने का काम हो रहा है। और तीसरी बात, सरकार कहे खड़े होकर उत्तर प्रदेश की कि इस दंगे के दो ही दोषी उसकी नजर में आए, संगीत सोम और राणा। अन्यथा जो बराबर के आरोपी है उसी उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है ना, वो पुलिस वाजपेयी जी की तो है नहीं जी। उसी उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है जिसने इस मौलाना को नामजद किया। ये मौलाना विशेष विमान में लखनऊ घुमाए। भाई कोई तमाशे की लिमिट कहीं होगी, ये नहीं होगी। ठीक बात। आप, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार अगर नहीं चेती, आप गांव गांव घर घर तनाव की बीज बो देंगे जी। वो तनाव दरोगा और एसपी और डीएसपी और एडीजी और डीजी के भरोसे नहीं खत्म होगा जी। अगर बंदूकों से तनाव खत्म होता तो इस देश में इंदिरा गांधी कभी आपातकाल नहीं रिमूव करती जी। ये ध्यान रखना होगा। इतिहास से सबक सीखिए। जनता के किसी वर्ग को ये नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ पक्षपात हो रहा है, चाहे इधर का वर्ग हो चाहे उधर का वर्ग जी। और अगर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार किसी एक वर्ग विशेष, किसी एक मजहब विशेष की तुष्टीकरण में आकंठ डूबी हुई है तो फिर सरकार को आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर देना चाहिए। उससे वोटों के ध्रुवीकरण में मुलायम सिंह जी आपको ज्यादा मदद मिलेगी। आप कह दीजिए ओपनली कि हां, ये सरकार मुसलमानों की है और ये सरकार यादवों की है, बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये कह दीजिए मुलायम सिंह जी। पोलराइजेशन का इससे बेहतर मौका और इससे बेहतर बयान आज तक कभी किसी नेता ने कभी नहीं दिया होगा। अंधेर गर्दी मची हुई है प्रदेश में क्या? ये सरकार कैसे बिहेव कर रही है? एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। हज हाउस के बाहर मुलायम सिंह जी के जो सुपुत्र हैं मुख्यमंत्री अखिलेश जी, वो आजम भाई के साथ नजर आते हैं, सिर में टोपी लगाए हुए। और जो कमाल के छेड़खानी का मुख्य आरोपी शाहनवाज था, उसे गरीब गांव वाला चाय वाला बताते हैं। अरे मुआवजे के लिए 20-25 लाख का चेक भी भिजवा देते, क्यों नहीं भिजवा दिया? जैसे डीएसपी जियाउल हक के हत्यारे दो गुंडों नन्हे यादव और सुरेश यादव के परिवार वालों को भिजवाया था, जैसे खालिद मसूद के परिवार वालों को भिजवाया था, क्यों नहीं भिजवा देते? अभी भी बहुत वक्त है। अमिताभ जी जो कह रहे हैं, मैं खुद को उससे संबद्ध करता हूं। बहुत वक्त है मुलायम सिंह जी चुनावों में अपनी छवि को दोबारा से सुधारने में। वरना अभी तो कुछ एक मुसलमान नेताओं ने कहा, मजहबी गुरु ने कहा कि आप लोग मुसलमानों को ठग रहे हैं और उन्हें टॉयलेट टिश्यू पेपर समझ रहे हैं। अब जब इन बयानों के बाद मुसलमान लोग वोट डालेंगे तो सोचिए फिर क्या होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी।